Hello dear students, today we all are going to continue to read the chapter 2 of Hindi class 9 book Kshitiz. The chapter name is Lihasa Ki Aur by Rahul Sankritan. So let's read out the chapter. इससे पहले हम इस चैप्टर को समरी तक रीड आउट कर चुके थे, अब उसके आगे से इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो लेखक है वो अपनी कहानी को फिर से कंटिन्यू करते हुए बताते हैं। अब हम तिडरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता है, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के अंदर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिडरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थी, जानने पहचानने वाले थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। व्हाट इज मीन बाय गंडा? गंडा मीन्स मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या फिर कपड़ा, उसी को बोला गया है। वह अपने यजमानों के पास, अपने जानने पहचानने वालों के पास जाना चाहते थे। कौन? सुमति। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे, तो मैंने उनसे कहा जिस गांव में ठहरना हो उसमें मतलब भले ही तुम गंडे वगैरह बांट दो, लेकिन आसपास के गांव में मत जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें लिहाजा पोंछ कर रुपए दे दूंगा। तो सुमति ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, मान गया वो। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। मतलब जो बोझ वगैरह ढोट कर जाते हैं वो ढूंढने की कोशिश की। सवेरे ही चल तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है, बहुत ज़्यादा मतलब कड़ी धूप है वहाँ की। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढाक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। लालाट धूप से जल रहा था और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा था, क्योंकि उन्होंने अपनी पीठ पर अपना अपना सामान लादा हुआ था। डंडा हाथ में लिए वो लोग चल रहे थे, बताते हैं। यद्यपि सुमति के परिचित तिडरी में भी थे। वो बताते हैं कि जो सुमति के जानने पहचानने वाले थे वो तिडरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। लेकिन वो बताते हैं कि वो एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। मतलब उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ पर किसी से मिलना है, इसलिए शेखर विहार की ओर वो लोग चले। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथों में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बगैर में मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीरों के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं माना जाता, जो वो भिक्षु जाता है वहाँ पर। शेखर की खेती की मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि वो उस टाइम भिक्षु बने हुए थे। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, वो बताते हैं, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ मीन्स किताबें है, ग्रंथ या फिर पुस्तकें रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा, मेरे बैठने का स्थान भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। वो बताते हैं एक एक पोथी में 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों, अपने जाने पहचानने वालों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं पुस्तकों के भीतर था, मतलब उनमें खोया हुआ था उन्हें पढ़ने में, इसलिए मैंने उन्हें जाने को कह दिया, मतलब उन्हें जाने के लिए बोल दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा कि 2-3 दिन लगेंगे उन्हें वहाँ पर जाने में, अपने यजमानों से मिलने में और फिर आने में, लेकिन वह उसी दिन दोपहर के बाद चले आए। तिडरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। सो स्टूडेंट्स, इसकी भी समरी है, लेट्स रीड आउट। लेखक के अनुसार वे एक ऐसे दुर्गम स्थान पर पहुंच गए जो पहाड़ों से घिरे टापू की तरह लग रहा था। मैदान के भीतर ही पहाड़ी दिखाई देती थी। इस पहाड़ी का नाम क्या बताया गया है? इट्स इंपॉर्टेंट, सो लेट्स रीड। तिडरी समाधिगिरी। गांव में सुमति के बहुत अधिक यजमान थे, जानने पहचानने वाले थे। वे उन्हें कपड़े के गंडे बना कर देते थे। वे अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। लेखक को प्रतीत हुआ, उन्हें ऐसा लगा कि शायद उन्हें एक हफ्ता लग जाए उनसे मिलकर आने में। लेखक ने तो फिर सुमति से कहा कि जिस गांव में ठहरे हैं उसी में गंडे बांट दो, आसपास के गांव में मत जाओ। लिहाजा पहुंचने पर लेखक ने कहा कि मैं तुम्हें रुपए पैसे दे दूंगा, तो सुमति ने उसे एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा। अगली सुबह उन्हें कोई भी सामान उठाने वाला नहीं मिला। आग बरसाती धूप में उन्हें चलना पड़ रहा था, वो भी सामान लाद कर। उस जगह की धूप बहुत ज़्यादा कठोर थी। उनका सिर धूप से तिलमिला रहा था और पीछे कंधा ठंडा पड़ रहा था, क्योंकि कंधे पर उनके सामान था। उन्होंने पीठ पर सामान लादा और चल पड़े। वे सुमति के साथ शेखर विहार की ओर चल दिए। तिब्बत कई जागीरों में बटी हुई है। इनका अधिकतर हिस्सा मठों में मिला हुआ है। स्वयं जागीरदार खेती करते हैं। उनके सारे रखरखाव एक भिक्षु देखता है, और वह जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं बताया गया है। शेखर का मुखिया बड़ा ही सभ्य था।
वे लेखक से बहुत प्यार से मिले, वहाँ एक मंदिर में गए जहाँ बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित हाथों से लिखी हुई 103 पोथियाँ रखी हुई थी, 103 ग्रंथ या पुस्तकें रखी हुई थी। लेखक का आसन भी वहीं लगाया गया। वे मोटे कागजों पर लिखी हुई थी। हर पोथी का भार 15 सेर से 15 सेर से कम नहीं होगा, 15 सेर के लगभग था। लेखक पुस्तकों को पढ़ने लगे और सुमति अपने यजमान, अपने जानने पहचानने वालों से मिलने के लिए चले गए। सुमति दूसरे दिन गए और दोपहर तक लौट आए। फिर उन्होंने अपना अपना सामान उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स बचते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।